नमस्ते। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान विषय ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और अब तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, सेल एंड टिश्यू, कोशिका एवं ऊतक, और दूसरा चैप्टर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। आज हम तीसरा चैप्टर अस्थि कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है, अस्थि कंकाल तंत्र मतलब कंकाल जो है वो अस्थियों का बना हुआ है कि कुछ कड़क कड़क सी हड्डियां होगी और अस्थियां जो है वो कैसी होती हैं, कैसे ये बनी हुई होती हैं, क्या काम करती हैं। तो इस तंत्र के बारे में सब तरह की जो हमारी पूरी बॉडी में जो बोन्स होती हैं उनके क्या नाम होते हैं, या फिर हमारे हाथ में कितनी बोन्स होती हैं या उंगलियों में कितनी बोन्स होती हैं या सिर में या फेस में, ये सब जो हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसका जनरल इंट्रोडक्शन वाला क्लास है आज का। इसमें जैसे जो अस्थियां होती है एक वयस्क व्यक्ति में, वो करीब 206 अस्थियां एक वयस्क व्यक्ति में होती है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें अस्थियां ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा होने के बाद में वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो कम हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कभी भी कोई यहाँ मारने नहीं देता। अगर कोई तेज मारता है तो मम्मी और ये जो बड़े बूढ़े हैं वो मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ एक छेद सा होता है कि उसके लग जाएगी, ये भरेगा नहीं। मतलब वो 1-1.25 साल में भर जाता है और एक हो जाता है। ये इसलिए कि जब बेबी जो है वो निकल रहा है गर्भाशय से, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसका हेड जो है वो ही सबसे बड़ा होता है। तो उसकी जो ऊपर वाले जो पार्ट है उसमें जो बिल्कुल बीचों बीच दोनों जो हड्डियां हैं वो कुछ इस तरह से, मतलब जिग जैग टाइप की जुड़ी हुई रहती हैं। इस तरह का होता है उनका, मतलब अगर ये सिर है तो इस तरह से। तो ये एक के ऊपर एक आ जाती हैं जब निकलता है तो, और वो मतलब कम हो जाती है चौड़ाई, और फिर जब सिर बाहर निकल जाता है उसके बाद में वापस से थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन वो अभी 2 भागों में है, ऊपर का जो पार्ट है वो 2 भागों में है। तो थोड़े दिन में जब मदर जो है वो कैल्शियम फास्फोरस सब खाती हैं तो उसके बाद में वो एक ही खोपड़ी जो है वो ऊपर से बन जाती है। तो इसलिए फिर वो जो अभी 2 बोन्स थी वो एक हो जाती हैं। इसलिए छोटे बच्चों में कुछ बोन्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं और बड़े होते होते वो कम हो जाती हैं। अस्थियां जो हैं वो जुड़कर हमें एक मजबूत, गतिशील और जीवित ढांचा देती है। मतलब खाली एक अस्थि नहीं होती है, अस्थियां बहुत सारी है। अगर हाथ में भी देखें, उंगली में भी देखें तो 3 हैं, 3 के बाद में फिर हथेली में देखें तो 4 यहाँ 4 यहाँ है, उसके बाद में हाथ, मतलब बहुत सारी अस्थियां होती है। तो अस्थियां एक के बाद में एक जुड़ी हुई रहती हैं और अस्थियां जुड़ जुड़कर हमें एक मजबूत, गतिशील, मतलब हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो मजबूत, गतिशील और एक जीवित ढांचा जो है वो देती है। अब इसी में एक छोटा टॉपिक है अस्थियों के कार्य, बोन्स ऑफ फंक्शंस ऑफ बोन्स। बोन्स के क्या फंक्शन हैं? अस्थियां जो है वो हमारी सॉफ्ट ऑर्गन्स को सुरक्षा देती हैं। सॉफ्ट ऑर्गन मतलब जो नरम अंग, नरम ऊतक, वो जो होते हैं उनको ये अस्थियां जो है वो सुरक्षा देती है। जैसे अगर पसलियां बनी हुई हैं तो वक्ष का जो घेरा है उसके अंदर सारे लंग्स, लिवर, ये सब जो है वो आराम से रहते हैं। या फिर जो खोपड़ी की अस्थियां हैं उसके अंदर जो है वो मस्तिष्क अच्छे से रहता है। तो जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जो नरम अंग और ऊतक हैं, उनको सुरक्षा देने का कार्य अस्थियां करती है। दूसरा फंक्शन है कि बोन्स जो हैं वो हमें मूवमेंट देती हैं। मूवमेंट मतलब अगर हम चलना चाहें वो गति है। दूसरे अलावा आज मैं यूं कर रही हूँ या लिख रही हूँ या मिटा रही हूँ या आटा लगा रही हूँ या बेल रही हूँ या सफाई कर रही हूँ या कपड़े सुखा रही हूँ, तो ये सब जो है वो हमारी बोन्स की मूवमेंट है।
और ये जो गतियाँ हैं वो हमें बोन्स के कारण मिलती हैं। अगर बोन्स नहीं होगी तो गति नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होंगे, क्योंकि बोन्स ही एक कड़क चीज़ है जो कि हमारी शरीर को शेप देती है। अगर बोन नहीं होती तो सारा एक मांस का लोथड़ा बन जाता और वो कोई भी काम नहीं कर पाता, न अच्छी तरह खड़ा रह पाता, न चल पाता, न उसका कोई शेप होता। तो इसलिए ये हमें हमारे शरीर को मूवमेंट और गति और एक्टिविटीज़ करवाती है। तीसरा फंक्शन है बोन्स हमारे शरीर को आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, पिछली बार हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। तो बोन्स हमारे शरीर को, अस्थियां हमारे शरीर को लाल रक्त कणिकाएं देती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जो बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स, उसमें ऊपर और नीचे जो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी होती है उसमें स्पंजी अस्थि होती है, उसमें रेड बोन मैरो होता है। तो वो लाल मतलब लाल अस्थि मज्जा होता है। तो वो लाल अस्थि मज्जा जो है वो आरबीसी बना के देता है। तो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो बोन्स के अंदर, एक स्पंजी बोन्स होती हैं, मतलब एक स्पंजी बोन होता है, एक कॉम्पैक्ट बोन, एक स्पंजी अस्थि, एक ठोस अस्थि होती है। तो उसमें लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। तो ये अस्थियों का कार्य है। और चौथा कार्य है कि अस्थियां जो है वो बहुत कड़क होती हैं। तो कड़क क्यों होती है? क्योंकि उनमें बहुत सारे लवण होते हैं, खनिज लवण यानी मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट और ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन कैल्शियम और फास्फोरस का ये स्टोरेज प्लेस होता है। जितना कैल्शियम हम खा रहे हैं या कैल्शियम का कोई टेस्ट वगैरह भी होता है तो वो बोन्स के अंदर ही मेनली होता है, और वहीं कैल्शियम और फास्फोरस जो है सबसे ज़्यादा बोन्स में पाया जाता है, और बोन्स के अलावा जो है वो टीथ में पाया जाता है। और थोड़ा सा कैल्शियम और ये जो है वो हमारे हृदय और इनमें भी पाया जाता है, सॉफ्ट ऑर्गन्स में भी। लेकिन सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फोरस का जो स्टोरेज प्लेस होता है वो अस्थियाँ होती है। तो अस्थियों की क्या कार्य हैं? सॉफ्ट ऑर्गन्स को सुरक्षा देना, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं बनाना, शरीर को मूवमेंट यानी गतिशील बनाना, और हमारे जितने मिनरल्स हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, उनका स्टोरेज प्लेस, उनका संग्रहण जो है वो अस्थियों में होता है। अब जो हमारी अस्थियां होती हैं वो किससे बनती हैं? अस्थि को बनाने वाली जो इसकी प्री स्टेज होती है वो है उपास्थि। जैसे मैंने शायद पिछली बार पिछले चैप्टर में पढ़ाया है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि अगर हम ये कहेंगे कि ये उपास्थि है और ये अस्थि है, तो उपास्थि को हम एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि हरी टहनी होती है पेड़ की, बहुत लचीली होती है, वो कार्टिलेजेस यानी उपास्थि होती है, और उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब भर जाते हैं, तब वो अस्थि में परिवर्तित हो जाती है। तो उपास्थि जो है वो अस्थि को बनाने के लिए एक प्लेस, एक जगह देती है। और जो अस्थियां जिस कोशिका से बनती है हम उस कोशिका को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो कोशिका होती है वो तकवे नुमा शेप्ड, तकवे नुमा कोशिकाएं होती है, स्पिंडल शेप्ड कोशिकाएं होती हैं। तो अस्थि को बनाने वाली कोशिका को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और वो उपास्थियों से ही बनती है। फिर जो कोशिकाएं होती हैं ये बोन्स में, तो कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं, ये तो बनाने वाली हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो होती हैं वो हमारी अस्थि को बनाती हैं, वो भारी करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो चीज़ों को अवशोषित कर लेती है, मतलब अघुलनशील कैल्शियम फॉस्फेट, अभी हमने कहा कैल्शियम, फास्फोरस ये सब जो है वो अस्थियों में होता है। तो अस्थियों में जो अघुलनशील, अघुलनशील है तभी तो वहाँ पड़ा हुआ है, तो अघुलनशील कैल्शियम फॉस्फेट को कुछ कोशिकाएं मतलब उसको बदल देती है, घुलनशील कैल्शियम लवणों में बदल देती है। अघुलनशील कैल्शियम फॉस्फेट को घुलनशील
कैल्शियम लवणों में परिवर्तित कर देती है, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में कर देती है। अब वो जो घुलनशील है सॉल्युबल कैल्शियम लवण है वो ब्लड के द्वारा मतलब रक्त के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। जो कोशिकाएं अस्थि बनाती है हम उनको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। जो कोशिकाएं अस्थियों को अंदर से अवशोषित कर देती हैं, कम कर देती हैं, अघुलनशील कैल्शियम फॉस्फेट को कैल्शियम में परिवर्तित करके कैल्शियम हटा देती हैं, उनको हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। जब वो अवशोषित कर रही है, अगर हड्डी अस्थि अंदर से अवशोषित हो गई, उसका कुछ पार्ट अवशोषित होकर चला गया, तो जैसे स्पंजी अस्थि होती है वैसे ही यहाँ भी छोटी छोटी गुफाएं बन जाती है। जैसे अब नाक है तो नाक एक पूरी हड्डी का नहीं बना हुआ है, बहुत सारी छोटी छोटी अस्थियों का बना हुआ है और इसीलिए ये गुंजाने का कार्य करता है। गुफा होती है ना, तो गुफा से गूंजने का कार्य करता है। और दूसरी बात ये भी कि अगर सारी ही ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होंगी तो पूरी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी। तो ये अपने आप ही इसमें फिजियोलॉजी ही अपने आप में ऐसी है बॉडी की कि कुछ कोशिकाएं बोन्स को बनाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ कोशिकाएं अंदर के पार्ट को अवशोषित करके निकाल देती हैं और वहाँ छोटी छोटी गुफाएं बना देती हैं। और वो भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे शरीर का वजन का भी बैलेंस रखना होता है। अब इसी क्रम में एक छोटा टॉपिक और है, अस्थि की वृद्धि एवं सुधार। अस्थि यानी बोन ग्रोथ एंड रिपेयर। तो बोन्स की ग्रोथ कहाँ होती है, मतलब अस्थि की वृद्धि जो है वैसे तो सभी को ही जरूरत होती है अस्थि की वृद्धि की, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको और छोटे बच्चे को अस्थि की वृद्धि की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनको इसलिए ज़रूरत होती है कि जो छोटा बेबी है, नवजात शिशु है, उसको थोड़ा बड़ा बच्चा बनना है, फिर एडोलेसेंट बनना है, फिर वयस्क बनना है, तो उसकी जो इतने इतने से हाथ होते हैं वो बड़े बड़े होते हुए बहुत लंबे लंबे हाथ, पैर, सिर सब चीज़ बन जाती है। तो बोन्स की जो ग्रोथ होती है वो नवजात शिशु में ज़्यादा होती है और प्रेग्नेंट लेडी यानी गर्भवती महिला में इसलिए क्योंकि उसमें न्यूबॉर्न बेबी जो है वो बन रहा है और जब बेबी बन रहा है तो उसमें भी छोटी छोटी बोन्स जो हैं वो बनती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं। तो इन दोनों मतलब ऐसे तरीके के जो लोग हैं जिनमें बोन्स की ग्रोथ हो रही है, अस्थि की वृद्धि हो रही है, तो उन लोगों को कैल्शियम और फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हैं, मतलब जो दैनिक आवश्यकता हमको ICMR ने दी हुई है कि इतनी हमको पूरे दिन भर में इतना मिलीग्राम हमको कैल्शियम और फास्फोरस खाना चाहिए, तो जिनकी ग्रोथ हो रही है, जिनके सुधार है, उनको कैल्शियम फास्फोरस ज़्यादा खाना चाहिए। दूसरा है सुधार। सुधार मतलब रिपेयर। रिपेयर यानी मरम्मत। तो मरम्मत किसकी होती है, कोई टूट फूट हो गया है तो हड्डियों की टूट फूट हो गई है, कोई फ्रैक्चर हो गया है एक्सीडेंट के कारण, तो अगर हड्डी की मरम्मत करनी है तो मतलब अस्थि की मरम्मत करनी है तो उसके लिए भी हमको कैल्शियम और फास्फोरस हमारी दैनिक आवश्यकता से उन दिनों ज़्यादा खाना चाहिए। जिसके शरीर में अस्थि की वृद्धि हो रही है या जिसको मरम्मत की ज़रूरत है, वो सारी ही बॉडीज़ कैल्शियम और फास्फोरस दैनिक आवश्यकता से ज़्यादा उनको शरीर में लेना चाहिए, भोजन से ज़्यादा उसको ग्रहण करना चाहिए। तो जो कैल्शियम है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, दूध से, हरी सब्जियों से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है ना, पालक, मेथी, ये सब, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और दूध से हमको कैल्शियम प्राप्त होता है। और फास्फोरस जो है वो मांस, मछली, अंडा, फास्फोरस उनसे प्राप्त हो जाता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस जब हम खाएंगे तो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमको विटामिन डी
हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन, इजी एब्जॉर्प्शन, जल्दी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, यानी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए हमें विटामिन डी की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। अगर हम पूरा विटामिन डी नहीं खाएंगे तो कैल्शियम और फास्फोरस जो हमने खाया वो अवशोषित होगा ही नहीं, और अगर कैल्शियम और फास्फोरस अवशोषित नहीं होंगे तो बच्चों में तो रिकेट्स नामक बीमारी हो जाएगी, जिसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो वयस्क हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया नामक, अस्थि मृदुता नामक बीमारी हो जाती है। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया बीमारी कब होगी? जब कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल कम होगा। तो इनका लेवल कम होगा जब हमने पूरा विटामिन डी खाया ही नहीं। तो इसलिए विटामिन डी भोजन या धूप से व्यक्ति को लेना चाहिए, जिससे कि जो हमने कैल्शियम और फास्फोरस कंज्यूम किया है, खाया है, वो अच्छे से शरीर के द्वारा अवशोषित हो सके। कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी, इनके अलावा भी एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, विटामिन सी। अस्थि के ग्रोथ के लिए विटामिन सी की भी ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है वो कोलेजन नामक पदार्थ बनाता है। कोलेजन जो होता है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करते हैं? संयोजन का मतलब कोई भी चीज़ को बांधना है, कोई भी चीज़ को जोड़ना है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक करता है। तो अगर विटामिन सी हम खाते हैं तो कोलेजन बनेगा, और कोलेजन जो है वो बांधने का काम करता है। तो विटामिन सी अगर हमको हमारे शरीर में लेना है तो उसके लिए खट्टे फल और सब्जियों का सेवन करना पड़ेगा, जैसे ऑरेंज है, नींबू है, ये आंवला, ये सब अगर खाएंगे तो विटामिन सी शरीर में मिलेगा, और विटामिन सी जो है वो कैल्शियम, फास्फोरस और इनको एब्जॉर्प्शन में भी मदद करेगा और कोलेजन बनाने में भी मदद करेगा, जिससे कि अस्थि की वृद्धि होगी। इन सब के अलावा भी एक और चीज़ है एक्सरसाइज, यानी अगर हम व्यायाम करते हैं तो जो बोन्स की ग्रोथ होती है, अस्थियों की वृद्धि होती है, उसमें सुधार होता है, वो बहुत ही अच्छा प्रकार का होता है। इसलिए हमें खाली बैठे बैठे रहने से हड्डियों का विकास, अस्थियों का विकास नहीं होगा। अगर हम उसके कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी प्रकार की चलते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो एक्सरसाइज से अस्थियों की वृद्धि और उसमें सुधार होता है। जब फ्रैक्चर भी हो जाता है तो भी मतलब अगर हाथ भी पूरा बंधा हुआ है तो भी डॉक्टर कहता है कि नहीं, आप उंगलियां थोड़ी थोड़ी यूं करो, नहीं तो वो पूरा जाम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज जो है वो भी हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आज का जो लेक्चर है एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि वयस्क में 206 अस्थियां होती है, बच्चों में थोड़ी ज़्यादा होती है, और अस्थियां जो है वो हमें मजबूत गतिशील ढांचा देता है। अस्थियां हमारे शरीर को जो कार्य करती है वो आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं देती है, हमको गति प्रदान करती है, मतलब मूवमेंट प्रदान करती है। उसके अलावा जो नरम अंग हैं उनकी सुरक्षा करती है, और कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करके रखती है। अस्थियों को बनाने के लिए उपास्थियां कार्टिलेजिस होती हैं, और जो अस्थि को बनाती है वो कोशिकाएं होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और जो अंदर से अवशोषित करके उसको खोखला बनाती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि अगर सभी ऑस्टियोब्लास्ट से बनेगी तो वजन भारी, पूरा शरीर जो है उसका वजन बहुत अधिक हो जाएगा। और ये ऑस्टियोक्लास्ट काम कैसे करती है? अघुलनशील कैल्शियम लवणों को, कैल्शियम फॉस्फेट को घुलनशील कैल्शियम लवणों में परिवर्तित करके ब्लड के द्वारा बाहर निकाल देती है। उसके बाद में अस्थि की वृद्धि और सुधार। तो अस्थि की वृद्धि और सुधार उन लोगों में होता है, भले वो गर्भवती महिला हो, छोटा बच्चा हो, या फिर कोई किसी के फ्रैक्चर हो रखा हो, एक्सीडेंट हो रखा हो, तो उन लोगों में वृद्धि और सुधार की जरूरत होती है। और उन लोगों को कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी और विटामिन सी
बहुत अच्छे से खाना चाहिए। अगर वो चीज़ खाएंगे कैल्शियम और फास्फोरस, हरी सब्जी, दूध, मांस, मछली, इनसे, तो इनको एब्जॉर्प्शन के लिए, इनके अवशोषण के लिए विटामिन डी खाना चाहिए। विटामिन डी दूध और दूध और अन्य भोज्य पदार्थों से वो प्राप्त कर सकता है। और विटामिन डी अगर नहीं खाएंगे तो भी विटामिन डी की कमी भी हो जाएगी, कैल्शियम फास्फोरस की कमी भी हो जाएगी। बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी और बड़ों में अस्थि मृदुता यानी ओस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। इन सब के अलावा विटामिन सी हमें खट्टे फल और सब्जियों से लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी हमें कोलेजन नामक पदार्थ देता है। कोलेजन एक संयोजी ऊतक होता है जो कि सब चीज़ को बांध के रखता है, और इन सब के साथ में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, विटामिन सी, इन सब के साथ साथ में व्यायाम यानी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अगर बोन्स की ग्रोथ किसी भी बॉडी को करना हो तो। थैंक यू। अब इस लेक्चर के बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम अस्थियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द बोन्स लेंगे। थैंक यू।